ओके, तो पीजीबीपी दिस इज वन ऑफ द हेड ऑफ द इनकम। जो हमारे 5 हेड है, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड हेड इज सीक्वेंस वाइज देखा जाए तो पीजीबीपी, फोर्थ हेड इज अ कैपिटल गेन एंड द रेसिडुअल हेड इज आयर्स। ये 5 हेड है, 5 हेड में से ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट हेड है पीजीबीपी। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू भी ये इम्पोर्टेंट है, एज वेल एज पोस्ट क्वालिफिकेशन सीए या सीएमए बनने के बाद भी ये हेड हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। हमारी जो रोजी रोटी मिलने वाली है बाद में, ये इसी के कारण मिलने वाली है आपको। तो आपके पास मे बी इफ यू आर एंगेज इन द मे बी प्रैक्टिस या आप जॉब भी करोगे, तो मेनली जहां पर आप जॉब करोगे उनका हेड ऑफ इनकम कौन सा होगा बताइए? बिजनेस ही होगा। तो वहां पर भी आप काम करोगे तो जितना पीजीबीपी के बारे में ज्यादा जानकारी होगी, जॉब पॉइंट ऑफ इट्स मोर बेटर। अगर आप अपना खुद का प्रैक्टिस भी शुरू करते हो, मतलब ऑफिस भी शुरू करोगे, तो भी अपार्ट फ्रॉम सैलरी, सैलरी से कुछ ज़्यादा इनकम होता नहीं। आपके पास जो मेजरली क्लाइंट आएंगे, जो आपको ब्रेड बटर या जाम देने वाले जो लोग हैं, वो सारे पीजीबीपी वाले ही होते हैं। हाँ, उससे भी बहुत अच्छा एक बढ़िया वाला, आप बोलते हैं ना मियोनीज वगैरह, वो सब बढ़िया सा चीज़ वगैरह क्लाइंट कैपिटल गेन वाले होते हैं मेरे लिए तो। बट ठीक है, तो बेसिक प्राइमर फेस पीजीबीपी इज हैविंग इंपॉर्टेंस एज वेल एज। अगर आप देखोगे इंडेक्स, अगर आप देखते हो तो सबसे बड़ा जो टॉपिक है ये यही है। जो 4-5 लोग यहाँ पे ऐड हुए हैं वो आपको रिव्यू दे ही देंगे कि क्यों हम पीजीबीपी में बैठे हुए। पहली बार जब सर ने पढ़ाया था तो सब ऊपर से चला गया, ये थोड़ा बहुत क्लास में तो समझ में आया था, बट बाद में कुछ याद नहीं रहा। द मेन थिंग, बाद में कुछ याद नहीं रहता। और जब चीजें याद नहीं रहती, जैसे उस दिन सर ने गेम खेला था, खा रहे थे हम, डिस्टर्ब कर दिया सर ने, बट ठीक है, इसका नाम बताओ, उसका नाम बताओ। सो ऑन द फर्स्ट सेकंड थर्ड डे, 3-4 दिनों में वो तकलीफ होती है कि हमें किसी के नाम याद नहीं रहते, राइट? बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आपके क्लासमेट जो भी है यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं, 1-2 दिन आएंगे, उसका नाम क्या है, बाजू वाले से पूछो, मेरे को क्या पता। तो मोस्टली लड़के तो लड़कियों के नाम याद रख देते, बट हमारे यहाँ पर मेजोरिटी लड़कियों की है। कितने लोगों का नाम याद रख, तो पहले दिन याद नहीं रहता, दूसरे दिन नहीं, फिर धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 8-10 दिनों के बाद मोस्टली सब लोगों के नाम याद रह जाते हैं। तो वैसे ही है, इन लोगों ने सिर्फ पहले 1-2 दिन ही याद रखा कि ठीक है, बाद में तीसरे चौथे दिन नहीं, क्या करना है नाम का उसका, जाने दे। तो अगर आप तीसरे चौथे दिन उसका नाम याद नहीं करोगे तो आपको वो याद नहीं रहेगा, ठीक है? तो अभी भी आपको लगता होगा, जिन्होंने भी क्लास किया, कि हम चीजें भूल गए, मैंने बोला वो चीजें भूलती नहीं। आप अभी रिवाइज करने जाओगे तो सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली याद रह जाएगी, ठीक है? चलो, सो हेड, हेड का नाम देखो, विल एनालाइज स्टार्ट विद द हेड। इट सेज प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। यहाँ पे वर्ड एंड यूज किया है, मतलब बिजनेस हो या प्रोफेशन, उससे आने वाला प्रॉफिट या गेन दोनों भी इसी हेड में टैक्सेबल करना है। पहले देखते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है किसी भी बिजनेस का। सो लेट्स टेक अ ग्रोसरी शॉप, रेस्टोरेंट, कोई ट्रेडिंग की दुकान है, कंप्यूटर पार्ट्स वगैरह बेच रहा है, कोई बेकरी आइटम वाला है, ये सब लोग बिजनेस में एंगेज है। हाउ टू डिराइव द प्रॉफिट इन सच अ बिजनेस? कैसे आप डिराइव करोगे कैलकुलेशन? वो इनकम टैक्स का पार्ट नहीं, इट इज पार्ट ऑफ योर मे बी अकाउंट्स और मे बी योर लॉजिक। किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है? यस, फॉर्मूला इज सेल्स माइनस ऑल योर एक्सपेंसेस, उसमें ओपनिंग क्लोजिंग की एडजस्टमेंट हो जाती है। या अगर हम P&L की बात करें, ऐसा विजुअलाइज भी करें, तो ओपनिंग स्टॉक, फिर उसके नीचे सारे परचेसेस, राइट साइड में आता है सेल्स, और उसके नीचे क्लोजिंग स्टॉक। एटलीस्ट विल गेट द जीपी, जीपी में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर दिए तो क्या आ जाता है? प्रॉफिट। अब ये अकाउंटिंग मैटर्स भी करता है कि कौन से बेसिस पर आप यूज कर रहे हो, जैसे कि कैश बेसिस अलग होता है और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अलग होता है। जैसे मेरे पास सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया मार्च में, मैंने बोला रख दे बाजू में, अगले महीने में देखेंगे। तो अगर इस मार्च महीने का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको मैं भले ही पे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बिल तो आ चुका है, तो अगर मैं अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहा हूँ तो मेरा अकाउंटिंग एंट्री हो जाएगा अक्रूवल बेसिस पे, दैट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू होम, टू व्हाट? अकाउंटिंग एंट्री पूछ रहा हूँ, टू व्हाट? तो आइदर यू कैन से MSEDCL, उस कंपनी का नाम दे दोगे क्रेडिट, या बोलोगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेएबल। पेएबल कहाँ जाएगा वो?
प्रोविजंस और यू कैन से द लायबिलिटी, और ये एक्सपेंस में जाएगा। बट इफ यू आर फॉलोइंग द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो क्या होगा इस बिल के साथ? क्या करना है? बिल के साथ कुछ नहीं करना, उसको बाजू में रखना है। आप अकाउंटिंग भी नहीं करोगे, उसकी अकाउंटिंग कब होगी उस बिल की? जब पे हो जाएगा, लेट्स से 10 अप्रैल, अगले महीने के 10 तारीख को मैं पे कर दूंगा बैंक से या गूगल पे से या कार्ड से, तब मेरी अगले महीने में एंट्री होगी, तब तक नहीं होगी। दिस इज द डिफरेंस प्राइमा फेस। तो यहाँ पर कौन सा बेसिस अलाउड है इनकम टैक्स में? तो शायद मैंने लास्ट पेज पे लिखवाया था, या जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लो हेडिंग में। यहाँ पर पीजीबी पे टैक्सेबल ऑन, टैक्स करो, लिखो पीजीबी पे टैक्सेबल ऑन। हाँ, मे बी लास्ट पेज पे आपके पास लिखा होगा, क्या है मानसी, व्हाट इज रिटन? आइदर कैश और अक्रूवल, दोनों में से कोई भी एक आप ले सकते हो। सो टैक्सेबल ऑन आइदर कैश और अक्रूवल बेसिस, दोनों में से कोई भी एक चीज। तो यूजुअली मैं ट्रेंड बता रहा हूँ, इन केस ऑफ बिजनेसेस, इन केस ऑफ बिजनेस मैं प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, काफी सारे लोग अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, मेजोरिटी लोग। और जो प्रोफेशनल लोग होते हैं जैसे सीए, सीएमए, डॉक्टर्स, लॉयर, ये लोग, या कोचिंग क्लासेस वगैरह, हम लोग रिसिट बेसिस, मतलब ये जो कैश बेसिस है उसको हम फॉलो करते हैं कि जब पैसा आएगा तब बुक करेंगे, जब जाएगा तब एक्सपेंस आउट करेंगे। तो ये हो गया प्रॉफिट, दैट इज एक्सपेंसेस। नाउ व्हाट इज द गेन्स ड्यूरिंग द बिजनेस? गिव मी द एग्जांपल्स। यस, एग्जांपल्स। बिजनेस में गेन होना, प्रॉफिट में गेन। हाँ प्रतीक, क्या मिलना? आवाज में कैपिटल गेन नहीं, गेन ड्यूरिंग द बिजनेस। ओके, इंश्योरेंस क्लेम। तो ठीक है, बिजनेस में आपका स्टॉक जल गया, इंश्योरेंस कंपनी से उसका क्लेम आ गया, कैन वी से इट इज अ प्रॉफिट? प्रॉफिट कहाँ हुआ, हमने तो बेचा ही नहीं। बट यू कैन से कि चलो बेचा और उससे पैसा आ गया, तो गेन कहीं ना कहीं हुआ, सो यू कैन कंसिडर एज अ गेन। कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस इंडस्ट्री में कि काफी सारे लोगों को कंपनी की तरफ से गिफ्ट्स मिलते हैं। हमारे पास काफी सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, होलसेलर। तो उनको क्या होता है, कंपनी की तरफ से स्कीम आता है कि चलो कि इतनी स्पेसिफिक क्वांटिटी से मोबाइल वाले हमारे पास, कि इस महीने में अगर आप हमारे से 50 लाख से ज्यादा का परचेस करते हो तो हम आपको कुछ गिफ्ट देंगे। जैसे कई बार टू व्हीलर भी दी जाती है इन लोगों को, गिफ्ट वाउचर आते हैं। तो ये सारी चीजें क्या प्रॉफिट बोल सकते हो क्या? ये नहीं, दिस इज कॉल्ड एज अ गेन। देन अनदर एग्जांपल, कई बार हम देखो दुकान में जाते हैं, हमें तो शायद रियलाइज नहीं होता होगा, लेट्स से बिल आ गया 190, और हम किसी उससे बात कर रहे हैं दूसरे फोन पे, उससे बात, समझ गए? और दूसरे हाथ में हमारा गूगल पे वाला फोन नंबर, हम टाइप करते हैं 190, और कभी कभी एक जीरो ऐड हो जाता है। अब उससे बात करें तो आप किसी और दुनिया में होंगे। 1900 ऐड कर दिया, टाइप कर दिया, डन, और हाथ में ऐसे लेके आ गए, एक हाथ में मोबाइल, दूसरे हाथ में कुछ तो केक वगैरह होगा, जो भी होगा। दुकानदार खुश, उसने तो सुन लिया, 190 के बदले 1900 उसको प्राप्त हुआ है। तो खुश, वो आपको बुलाएगा नहीं, ठीक है जाने दो, फोन पे बात कर रही थी, उसकी मिस्टेक है। नाउ इन दिस केस द अमाउंट रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ 190 रुपीज is not the profit of the business, it is called as what? Gain of the business। तो लॉ बोल रहा है ठीक है, वो आपने कमाया नहीं, आपको मिल गया बैठा बैठा, तो ऊपर वाला जो होगा उसे गेन कहा जाएगा, और उसका हेड भी क्या होगा? पीजीबीपी ही रहेगा। सो बिजनेस रिलेटेड जो भी ऐसा कुछ गेन आता है, ये आपको यहीं टैक्सेबल कर। नाउ द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर और एनी एडवेंचर। ये एडवेंचर जब वर्ड ऐड हुआ था बाद में, अमेंडमेंट के बाद काफी सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला था, डिवाइडेशन बिटवीन द पीजीबीपी एंड आरएस समटाइम्स बिकम अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क, बिकॉज काफी सारे जगह पर हेड बदलने से चीजें बदल जाती हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, इफ यू आर स्टार्टिंग विद द केक, होममेड केक, काफी लोग रखते हैं, अभी थोड़ा ट्रेंड कम हो गया, नहीं तो पहले मुझे लास्ट ईयर में ना वो व्हाट्सएप के स्टेटस पर
फोन नंबर से होते बच्चों को भी कभी कभी खाली बैठा हूँ तो स्टेटस देखते रहता हूँ क्या चल रहा है। रिजल्ट का तो कोई डालता नहीं, पासिंग विसिंग का केक शुरू कर देता है, होममेड केक मिलेगा। तो आप घर पे केक बना रहे हो एंड सेल भी कर रहे हो, तो इसका हेड ऑफ इनकम क्या होगा? सो इट इज एट अ स्मॉल लेवल iOS, बिगर लेवल, ये तो मैंने बता दिया स्मॉल और बिगर, बट एक्चुअल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉल एंड बिगर, ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है कि जैसे आप सिर्फ केक बना रहे हो, आजू बाजू चार लोगों को पता है कि आप केक बना लेते हो और चार पांच घरों में ये बेचते हो, नो सच एडवर्टाइजमेंट, नो सच अ बोर्ड। तो प्राइमा फेसी आई विल से हाँ कि बाजू वाली आंटी आ गई, अरे बेटा कल वो अंकल का बर्थडे है, उनके लिए केक बना दो। तो जो भी शेप आपको जमता है वो बना दो, वो अंकल ही है, तो हम उनके लिए केक बना के देंगे। हो सकता है हमारी कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 700 रुपये होगी, बट हम बेचेंगे 500 में। नुकसान तो हो गया, अभी जान इज्जत बचानी है तो बेचना तो पड़ेगा 500। तो बाजू वाले आंटी को हमने 500 का केक दे दिया। नाउ क्वेश्चन वाज व्हाट अबाउट द हेड ऑफ इनकम, तो हम बोलेंगे आयो। तो बाद में हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा ऑर्डर बढ़ जाए। अभी आपने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम कर दी, कॉस्टिंग सर पढ़ा रहे हैं, आपको पता होगा कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करना। ये सब करने के बाद आप प्रॉफिट में आने लगे, ना, यू आर अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 200 रुपीज पर केक। वो भी आप सोच रहे हो यही करेंगे। अब आप पूरी सोसाइटी में नीचे एक जगह पे वो बोर्ड लगा दिए, छोटा सा स्टिकर, होम मेड केक्स एट 500 रुपीज, फ्लेवर्ड केक, डिजाइनर केक सब मिलेंगे। आप सिर्फ पोस्टर लगाए छोटा सा, और अभी थोड़े ऑर्डर्स बढ़ गए, नीचे वाले फ्लोर वाले भी आ रहे। नाउ हेड ऑफ इनकम अगेन कॉन्ट्रोवर्शियल, समवन मे से आए सर बहुत बड़ा नियम, फिर स्टेटस रखना चालू कर दिया, रोज स्टेटस, रोज ग्रुप में डाल रहे, हर ग्रुप में। ऑर्डर भले ही आता नहीं होगा, पोस्ट तो हमें करना ही पड़ेगा, और थोड़ा सा बिजनेस बढ़ गया। सो ये पॉइंट डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है वेदर इट इज अंडर पीजीबीपी और ठीक है, बट आपको ये डिवाइडेशन करना पड़ेगा। इफ यू आर प्रमोटिंग योर एक्टिविटी, मैं बोलूंगा ये बिजनेस होगा, जब तक प्रमोट नहीं कर रहे हो तब तक iOS में जाएगा। प्रोफेशन प्राइमरी डेफिनेशन देख लेते हैं, वैसे तो अदरवाइज बहुत सारी प्रोविजन तो सेम ही है। प्रोफेशन और बिजनेस में एक ही फर्क है, प्रोफेशन में आपके पास कहीं ना कहीं कोई डिग्री होनी चाहिए, प्रोफेशनल डिग्री, लाइक सीए, सीएमए, डॉक्टर, लॉयर, जहाँ थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल होता है, वैसी वाली डिग्री। तो शुरुआत में तो ऐसी डेफिनेशन की थी, इट रिक्वायर्स अ डिग्री, बट बाद में धीरे धीरे ऐसा हो गया कि फिर से कॉन्ट्रोवर्सी, लाइक एक्टर, एक्ट्रेस, वो कैमरामैन वाले होते हैं, प्रोफेशनल कोरियोग्राफर होते हैं, वो अनपढ़ लोग होते हैं, हो सकते हैं। डांस में कहाँ है वो, ठीक है, तो डांस में जरूर नहीं कि आपको सीए बनना ही। तो वो लोग भी बोले हम भी प्रोफेशनल है, हमें भी प्रोफेशनल का नाम दे दीजिए। तो यहाँ पर एक वोकेशन करके उन्होंने डाल दिया एक चीज, ये एक ही बार आएगा, आगे नहीं आएगा। वोकेशन में ऐसा हो सकता है यू मे नॉट हैव अ क्वालिफाइड डिग्री, बट स्टिल यू विल ट्रीटेड एज अ वोकेशनल, जिसमें आपके सिंगिंग, डांसिंग, ये सारी, आप कैमरामैन वाला होगा, प्रोफेशनल कोरियोग्राफर होगा, ये सारे लोग यहाँ कवर अप हो जाते हैं। सो इसको कहा जाएगा वोकेशन, एंड वोकेशन इज अ पार्ट ऑफ प्रोफेशन। एक्टर लोग भी यहाँ आ जाएगा, तो इनडायरेक्टली हमें तो सिर्फ बिजनेस या प्रोफेशन में डिवाइडेशन करना है। तो फाइनली एक्टर, एक्ट्रेस, डांसर, सिंगर, ये लोग कौन से कैटेगरी में आएंगे? प्रोफेशन के ही कैटेगरी में आएंगे, भले ही वो अंगूठा छाप भी होंगे, तो भी हम उन्हें क्या बोलेंगे? प्रोफेशनल डांसर, एक्टर्स। और बाकी जो भी दुकानें आती यूजुअली उनको कहा जाएगा बिजनेस। आज भी इसमें थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी हो जाती, सर इसको बिजनेस में कवर करना है या प्रोफेशन, लाइक से पार्लर वाला। व्हाट इज योर ओपिनियन गर्ल्स, बिजनेस या प्रोफेशन? अरे ओपिनियन दे दो। हाँ ओमकार, वो सोच रहा है इसलिए मैंने बोला उसको कुछ याद आ गया। व्यू,
बिजनेस, प्रोफेशन, और प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है हमारा, पूरा आर्ट बना देता है चेहरे पे सारे कलर लगा देता है। सो यू कैन से इट्स आर्टिस्ट, आर्टिस्ट तो सर प्रोफेशनल हो गया। सो वैसे आर्ट बनाने वाला कोई होगा पार्लर वाला, सो आई विल से प्रोफेशनल। नॉर्मल वाला करता होगा तो मैं बोलूंगा बिजनेस, बट फाइनली माय पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ बिजनेस नॉट अ प्रोफेशनल। ठीक है, बहुत बड़ा स्किल नहीं है, 4-5 कलर वगैरह लगा देते, वो डाल लेते, वो निकाल लेते, फिर दूसरा लगाते, वो निकाल लेते, तीसरा लगा देते। डोंट नो लॉजिक बिहाइंड दैट। तो इसको मैं बिजनेस की कैटेगरी में कहूँगा, नॉट अंडर द प्रोफेशन। नाउ दिस द डेफिनेशन। ये जैसे हम आगे प्रोविजंस खत्म करते जाएंगे ये ऑटोमेटिकली कवर होती जाएगी। दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म। नाउ विल कम टू द जनरल पॉइंट्स। चार्जेबिलिटी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, कौन से बेसिस पर होगा, आइदर कैश और आइदर अप्रूवल। आपके पास चॉइस है, एक आप फॉलो करो, अकाउंटिंग में भी वही फॉलो करना है। नेक्स्ट निगेटिव इनकम भी इसी हेड में होगा, जैसे अभी हमने केक में देखा लॉस आ गया। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में भी मेनी अ टाइम्स इन द इनिशियल फेज देयर आर लॉसेस। हो सकता है ऐसा लॉस, पीएनएल में लॉस कब आएगा, आपके एक्सपेंसेस सेल से बहुत ज्यादा है। हो सकता है आपने रेस्टोरेंट चालू किया, वो वेटर वगैरह सारा स्टाफ 15 लोगों का है, बट कस्टमर कभी 15 होते नहीं, 4-5 कस्टमर कभी कभी आ जाते। तो पूरे मंथ का हम कैलकुलेशन करने जाएंगे तो उनकी सैलरी होगी, रेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगी, और रिवेन्यू तो कुछ आया नहीं होगा। सो देयर कुड बी अ लॉस। नेक्स्ट इज द नोशनल प्रॉफिट। ये यूजुअली टैक्सेबल यहाँ नहीं किया जाता है। नोशनल मतलब इमेजिनरी, या हम बोल सकते हैं जो एक्चुअली रियलाइज ना हुआ हो। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल भी है, if proprietor withdraws goods costing rupees 70,000 for a personal use। जैसे मान के चलो कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, अकाउंटिंग कर सकते हैं ना रेस्टोरेंट का। परचेस किया तो परचेस का एंट्री क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक पब्लिक कैश, या उधारी पर लिया होगा तो क्रेडिट, बेचा होगा तो आइदर कैश में डेबिट, जीपे से आया होगा तो बैंक को डेबिट, और उधारी पर आया होगा कस्टमर तो स्टेटस को डेबिट टू सेल्स। ये एंट्री होती है। मान लो आप रेस्टोरेंट चला रहे हो, ये भी थोड़ा सा एंड अप होने आया था, तब आपकी फैमिली आ गई रेस्टोरेंट। फैमिली मतलब वाइफ और वो हमारे बाकी ससुराल वाले सब, जिनसे हम पैसा नहीं ले पाएंगे पूरे कॉलोनी को या उसके पूरे ससुराल को, मतलब मैके को लेके पहुंच गए, बोल रही हम सब लोग भूखे हैं, मतलब बैठ जाओ फिर अभी। और अंदर ऑर्डर दे दिया, जो भी बचा कुचा होगा सब इन लोगों को दे दो। 10 लोग लेके आई, थोड़ा बहुत बनाना भी पड़ेगा, और जो था उनको सर्व कर। अभी 10 लोगों ने खाना खा लिया। Now whether there would be accounting entry for this, मैं जनरली पूछ रहा हूँ। इट इज कॉल्ड एज सेल्फ कंजम्पशन ऑफ गुड्स। क्या इसकी अकाउंटिंग एंट्री है? नो। दिखाएंगे तो बिना एंट्री के नहीं दिखा पाओगे, आप कहाँ दिखाओगे? हाँ जोर से बोलो। ड्राइंग, ड्राइंग हो सकते हैं, हाँ पर्सनल यूज ही होगा। एंट्री क्या करोगे? ड्राइंग ला डेबिट का हालत है, क्रेडिट किसको करोगे? ड्राइंग का एंट्री क्या होता है? इफ देयर इज अ कंजप्शन ऑफ ड्राइंग टू कैपिटल, तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। पूछ लेना सर को, मुझे भी नहीं आता है। तो यहाँ पर सेल्फ कंजम्पशन दिखाना है, तो यहाँ पर जो सेल्फ कंजम्पशन आई विल मेक द एंट्री। और यहाँ पे सेल्फ कंजम्पशन ऐसा है कि मान लो उन्होंने जो खाना खाया है उसकी कॉस्ट है लेट्स से 700 रुपीज, बट यही खाना हम बाहर कस्टमर को बेचते थे 2,000 रुपए का बिल हो सकता।
तो लॉ क्या बोल रहा है, मार्केट वैल्यूज खाने की 2000 रुपीज और एक्चुअल कॉस्ट 700 रुपीज। तो लॉ बोल रहा है यहाँ पर आपने खुद ही यूज किया तो उसमें प्रॉफिट रिकॉग्नाइज मत करो, एक्चुअली वो प्रॉफिट हुआ है क्या, नहीं। तो 700 रुपए का आपका एक तरह से मान लो कि सेल्स हुआ भी है, बट ऊपर का आप प्रॉफिट रिकॉग्नाइज मत करो। सो यू मेक ए एंट्री ऑफ 700, रिड्यूस योर स्टॉक एंड इंक्रीज योर ड्राइंग। जो भी एंट्री करनी 700 की करो। इमेजिनरी ऐसा मत बोला हाँ मैंने घर वालों को ही बेच दिया, इनडायरेक्टली 2000 में बेच दिया तो मेरा 1300 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो ऐसा कोई आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है, विच इज अ नोशनल, जो हुआ ही नहीं है वो। हाँ लेकिन उनसे अगर आप पैसा लेते थे, बिल भेज उसको मैं जा रहा हूँ यहाँ से बोलना सर नहीं है बिल देने के लिए बोला, तो वहां से अगर 2000 रुपए आपको मिल गए, नाउ नाउ इट इज योर सेल्स एंड यू कैन रिकॉग्नाइज द प्रॉफिट। तो ये एंटिसिपेटेड आपको प्रॉफिट टैक्सेबल नहीं करना है, ना ही लॉस आपको बुक करना है, जो हुआ ही नहीं लॉस। लीगलिटी ऑफ बिजनेस, income tax never recognizes the legality or illegality under this head, even though you are having an illegal business and profit, that is also taxable. Give me the examples of illegal business. हाँ, ड्रग्स के अलावा भी कुछ तो बताइए ना लीकर बेचना कैसे सर, इलीगल कैसे हो गया बिना लाइसेंस के? मान लो कल सर ने चालू कर दिया यहाँ पे बात अरे, और वो भी बिना लाइसेंस के, सर रख दिया स्टॉप। तो अब ये इलीगल बन गया, यस, रीजन बिंग आपके पास लाइसेंस नहीं, उसमें सर प्रॉफिट भी कमाएंगे, 100 का माल 500 में बेचेंगे तो हर बोतल के पीछे 400 रुपए वो प्रॉफिट कमाएंगे। तो वो सब लीगली, मतलब गूगल पे से वगैरह है। अब सर का रिटर्न फाइल करना है, मेरे पास आ गए सर, बोलोगे ये पैसे कहाँ से आ रहे, 500 रुपए, और वो भी रिजल्ट के दिन सभी बच्चे ले रहे, पास वाले भी ले रहे और फेल वाले दो लेके जाएंगे तो ये वाला प्रॉफिट मैं पूछूंगा सर को कहाँ से आया, सर ये हमने वो बेचा है, ओकेजनल इनकम है सर हमारा और वो भी ज्यादा है। तो बोला ठीक है सर, वैसे तो ये इलीगल है, आपके पास लाइसेंस नहीं, नहीं ऐसे ला के मैंने बेच दिया, तो मैं बोलूंगा दिस इज टैक्सेबल। यहाँ पे मैं इलीगल है तो टैक्सेबल नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होगा। इनकम टैक्स में भले आप लिखोगे इट्स इलीगल बिजनेस, तो भी आपको क्या करना है, टैक्सेबल करना है। तो ये प्रॉफिट मुझे वहां पे दिखाना और टैक्स भी भरना है। फ्यूचर में अगर स्क्रूटिनी आ गई तो आप बोल सकते हो। और एक बिजनेस 2020 में हुआ था जहां पर हमने कमेंट डाल दिया था ऑडिट रिपोर्ट में, कोविड पीरियड था, आपको पता है कि एक स्पेसिफिक पीरियड में दुकानें बंद रखना मैंडेटरी था। उस पीरियड में भी हमारे क्लाइंट ने बहुत ज्यादा सेल कर दिया, उसका सेल था सिगारेट्स, इज अ डिस्ट्रीब्यूटर, किसी को चाहिए होगा तो बोल देना, पैकेट में खरीदना पड़ेगा पूरा बॉक्स। तो उसने उस पीरियड में सेल किया था, उसके पास पैसे भी आ गए थे। मैंने बोला ये आपने दुकान कैसे चालू रखा, नहीं दुकान बंद ही था, पीछे से एक दरवाजा था छोटा सा वहां से लोग लेके जाते थे और वो सब गूगल पे ही करते थे, कैश भी ऐसा उसका कोई एक्सेप्ट नहीं करता था, उसमें कोरोना रहता था ना, वो नोट पे ऐसा बैठा हुआ, तो हम नोट भी नहीं लेते थे, बोलते थे गूगल पे ही कर दो। तो वैसे काफी सारा इनका, वो भी ज्यादा रेट से बेचा था। सो वो हमने दिखा दिया ऑडिट रिपोर्ट में भी 20-21 के, और वहां पे एक सिर्फ नोट डाल दी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोविड, एक नोट डाल दिया स्पेसिफिक, आगे कोई तकलीफ ना हो, दैट सप्लायर हैज मेड सेल। हमने रेट भी नहीं डाला, उसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं था। तो एमआरटीपी या जो भी आपका कंज्यूमर एक्ट वगैरह देखा या लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है उसमें वो कवर हो जाएगा, ज्यादा प्राइस में बेचा वो हमारा कंसर्न नहीं था। हमने नोट डाल दिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोविड ऑल्सो देयर इज अ सब्सटेंशियल सेल्स रिपोर्टेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो एक नोट डाल दिया, हमने छोड़ दिया। तो इलीगल था ना वैसे तो उस पीरियड में बेचना, जब प्रॉपर बंद था फिर भी उसने बेचा था, इट इज कॉल्ड एज अ इलीगल बिजनेस। अदरवाइज बाकी कोई इलीगल बिजनेस हमारे पास नहीं है वैसे तो, इसी में ये थोड़ा सा पार्ट आया था। 6 कंपाइलेशन ऑफ ऑल द बिजनेस एंड प्रोफेशंस, आपके पास जितने बिजनेस होंगे या प्रोफेशन होंगे सबको कंपाइल करना है। वन पर्सन मे हैव मल्टीपल बिजनेसेस, तो आपका पीजीबीपी कैसे कैलकुलेट आएगा, चाहो तो आप अकाउंटिंग या पीएनएल अलग अलग बना सकते हो कि सब्जी की दुकान है उसका अलग पीएनएल अकाउंट, मेरा सीए का ऑफिस है उसका अलग पीएनएल अकाउंट, रेस्टोरेंट है उसका अलग पीएनएल, और बाद में सबको क्या करना है
मर्ज करना। नो, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसके ऊपर लेटेस्ट भी एक क्लैरिटी आया है रिसेंटली, अगर वो इंस्टीट्यूट केस में आ गया तो मैं बता दूंगा। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मान लो किसी इंसान के पास एक घर है जो रेंट पे दे रहा है, तो हेड हाउस प्रॉपर्टी। दो है, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी। तीन है हाउस प्रॉपर्टी। बट किसी के पास 50 हाउस प्रॉपर्टी है और वो रेंट पे, नाउ हेड ऑफ। चाकन एरिया में है ऐसे लोग। हमारा एक क्लाइंट है, उसने क्या किया, खुद की जमीन पर एक बड़ा वाला बिल्डिंग खड़ा कर दिया। हैविंग रूम्स, छोटे छोटे रूम है, 1 रूम किचन वाले, 100+ रूम्स है एक ही जगह। हाँ, तो क्वेश्चन व्हाट इज द हेड ऑफ इनकम, तो इसके ऊपर डिपार्टमेंट, देखो ये पढ़ के बताइए क्या होगा। देखो पहला उन्होंने बोला है कि यूजुअली द इनकम फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी विल बी टैक्स अंडर द एचपी ओनली। भले ही मल्टीपल प्रॉपर्टीज होगी तो मेरे क्लाइंट के पास 100+ थी, तो मैं आज भी उसका हेड ऑफ इनकम एचपी ही होता। कितने, 100 प्रॉपर्टी। व्हाट इफ आई डजंट ओन दैट प्रॉपर्टी, मैंने बाहर से रेंट पे लिया और मैं फिर आगे रेंट पे लेता हूँ। जैसे हिंजौड़ी एरिया में बहुत सारा ऐसा है, पीजी चलाते हैं लोग, पूरा बिल्डिंग लेट आउट करते हैं, उसको फिक्स मंथली रेंट देते हैं ओनर को, और वो आगे पीजी चलाते हैं। ना वेदर इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, तो क्या एचपी में जाएगा क्या, नहीं, एचपी के लिए ओनर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वैसे भी वो पीजीपीपी में आ गया। दूसरा नोट है, अगर आप किसी प्रॉपर्टी को लेट आउट करते हो फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ अ बिजनेस, जिससे आपका बिजनेस थोड़ा सा सपोर्टिव हो, उसको फायदा हो, इन दैट केस दैट रेंटिंग आउट इज टैक्सेबल अंडर द पीजीपी। इसके ऊपर एक दो तीन या काफी सारे केस लॉज भी है। जैसे मान लो ये प्रीमाइसेस, लेट्स से कि एजीपीए ओन करता है पूरा प्रीमाइसेस ओनर, अगर हम ऊपर वाला फ्लोर या थोड़ा बहुत क्लासरूम भी रेंट आउट कर देते हैं, तो हेड कौन सा होगा, हाउस प्रॉपर्टी। बट मान लो कि बाहर वाले वो अंकल है स्नैक सेंटर, बच्चों को खाना कहीं नहीं मिलता है, तो हमने बाहर से किसी स्नैक सेंटर वालों को पकड़ के लाया कि आप यहाँ पे शुरू कर सकते हो, चाहो तो आपको रेंट भी पे करना है। अब यहाँ पर रेंटिंग करने से स्नैक सेंटर स्पेसिफिकली आपके बिजनेस पर इंपैक्ट होगा कि चलो आपका ब्रेक होता है 5 मिनट का, चाय पीने के लिए पता नहीं कितने दूर चले जाते हैं, 15 मिनट के बाद ही वापस आते हैं। तो अब अगर नजदीक ही चाय वाला होगा यहीं पर बाहर, इमीडिएटली आपके 5-10 मिनट सेव हो जाएंगे। सो रेंटिंग आउट ऑफ द प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू स्मूथ रनिंग ऑफ अ बिजनेस, तो हेड क्या होगा फिर, पीजीपी। ये दोनों चीजें लिख देना, वो लिख के रख देना, मे बी एमसीक्यू के लिए आ सकता है। मल्टीपल प्रॉपर्टीज रेंट आउट, तो एचपी ही होगा। एंड इफ रेंटिंग आउट इज स्मूथ रनिंग ऑफ अ बिजनेस which is incidental to a business is taxable under PG। हमने एक जगह पर पान शॉप जो होटल वाले ने एक लेट आउट किया था ना, उसको पीजीपीपी में टैक्सेबल कर दिया। होटल के बाहर एक पान शॉप का छोटा था, उसी का पार्ट था, और उसने वो लेट आउट किया था पान वाले। सो वी सेड दैट कि ठीक है, पान शॉप जो भी है इनडायरेक्टली कनेक्टेड विथ योर बिजनेस, तो हमने उसको पीजीपीपी में टैक्सेबल कर दिया उस रेंट को। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ये आयुष में फिर से आएगा, मैं यहाँ पे बता के रख देता हूँ। इफ यू आर हैविंग अ मल्टीपल टाइम्स विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड रेसेस, उसका हेड आयुष ही रहेगा। ये चीज हम डिटेल में देखेंगे आयुष। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ लॉटरी टिकट्स, लेट से कोई लॉटरी सेंटर है, ठीक है, एंड यू आर परचेसिंग द लॉटरी। लेट से मिस्टर ए इज द ओनर ऑफ द लॉटरी टिकट सेंटर, और बी जो है कस्टमर है। मिस्टर ए इज द ओनर ऑफ दैट लॉटरी सेंटर, दुकान होगी या काउंटर लगाया होगा, टेबल पे यूजुअली किया जाता है। तो यहाँ पर ओनर जो भी लॉटरी टिकट्स खरीद कर बेच रहा है, उसका जो मार्जिन होगा वो कौन से हेड में जाएगा, अग्री विद दिस, टेबल लगा के बैठा हुआ या दुकान होगी। और जो नीचे कस्टमर है,
जैसे हमारे जैसे लोग लॉटरी टिकट्स खरीदते हैं, फिर लॉटरी जीत गए, 10 लाख रुपए वगैरह आ गया, तो हमारे लिए हेड ऑफ इनकम क्या होगा, हाईएस्ट। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट ने क्लैरिटी दिया है, कैसे जीतने वाले लोग मल्टीपल टाइम्स भी लॉटरी खरीद रहे हैं, कि आज लॉटरी खरीदी लग गई, फिर मैं रोज जाके लॉटरी खरीद रहा हूँ और काफी बार लॉटरी लग भी जाती है, तो भी मेरा हेड iOS ही रहेगा, मल्टीपल टाइम्स होगा तो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट अबाउट द स्टॉक इन ट्रेड। जैसे आपने देखा होगा यूजुअल प्रोसेस ऑफ लॉटरी टिकट्स बेची जाती है और एक स्पेसिफिक डेट होता है जिस जब लॉटरी का वो नंबर अनाउंस होता है। लेट्स से आज 19 तारीख है, आज मैं लॉटरी टिकट्स बेच रहा हूँ, मैं बोलूंगा 25 तारीख को ड्रॉ होगा, मतलब नंबर कब निकल के आएगा, 25 तारीख, तब तक मैं लॉटरी टिकट्स बेच देता, मेरे काउंटर में जितनी टिकट्स होगी सारी 25 तक तो सेल नहीं होगी, थोड़ी बहुत बच जाएगी, बाकी मैंने आप सब लोगों को बेच दी, बाकी 4-5 टिकट्स है मेरे पास बची हुई, 25 तारीख को ड्रॉ आ गया और उस ड्रॉ में मेरा ही नंबर लग गया बेचने वाले पे। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द हेड ऑफ इन, तो उन्होंने बोला ये होगा पीजीबीपी नॉट द iOS। रीजन बीइंग, हमेशा आप बेचते हो, बेचने पर जो भी प्रॉफिट आता है उसका हेड पीजीबीपी, बेचने से हमेशा थोड़ा बहुत स्टॉक तो रहने ही वाला, इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर बिजनेस, कि कुछ स्टॉक बचेगा और उसमें से जो लॉटरी लगेगी, इंटेंशनली परचेस नहीं किया था, उसका हेड ऑफ इनकम क्या रहेगा, पीजीबीपी। बट उस लॉटरी दुकानदार ने बाजू वाले दुकान से और एक लॉटरी खरीद ली किसी और कंपनी की, और वो लॉटरी उसे लग गई, तब उस केस में आगे ठीक, speculative we'll see later on. Now come to this format. ये आपका फॉर्मेट एंड तक चलने वाला है। कंपटीशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस, ऊपर का जो सेक्शन था चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 28, एंड दिस इज सेक्शन 29, कंप्यूटेशन बता रहा है कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट होगा पीजीबीपी में। ना इसकी रिक्वायरमेंट देखो कहां पर होगी, यूजुअली यू मेक अ P&L अकाउंट, by sales, just I am taking the random figures, 200, stock 30, डेबिट में ओपनिंग स्टॉक होगा 20, परचेसेस 120 और एक्सपेंसेस 20, डिप्रिसिएशन 10। रिजल्ट बताइए क्या होगा इस, हाँ टोटल तो 230 आ रही है, प्रॉफिट आ रहा है कितना आ रहा है, 60 रुपए प्रॉफिट आ रहा है। नाउ दिस इज नेट प्रॉफिट ऑफ 60 रुपीज, ये तो हम टैक्सेबल करेंगे, बट ये जो प्रॉफिट एंड लॉस आपने बनाया है वो आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करके बनाया। आई थिंक 11 से आप अब तक अकाउंटिंग तो पढ़ी रहे हो, टैक्स तो अभी आया है, मतलब आपको पता है कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो यू आर फॉलोइंग वेरियस रूल्स लाइक से योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, ये सब फॉलो करके आप ये P&L अकाउंट बनाते। अब इनकम टैक्स का कहना है कि हमारा जो P&L अकाउंट होगा वो थोड़ा अलग होगा, वो बनाते समय हमें आपको इनकम टैक्स के रूल्स फॉलो करने, ठीक है। जैसे मैं एक बता देता हूँ चीज, फिर धीरे धीरे बाकी चीजें बदल जाएगी। जैसे डिप्रिसिएशन, अकाउंटिंग में आप डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हो, इन अ प्रैक्टिकल लाइफ, लेट्स से ये कैमरा है सामने ही खरीदा है, सो हाउ द डिप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन दिस कैमरा, लेट्स से 50,000 इज द वैल्यू, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू और रियलाइजेबल वैल्यू डिवाइडेड बाय व्हाट, यूजफुल लाइफ। तो वो भी एक टेंटेटिव ही आने वाली, एग्जैक्ट तो नहीं आएगी। 5 साल लाइफ है, 50,000 का कैमरा है, बाद में हो सकता है 5,000 में बेचा जाए, 45,000 डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स, 9,000 रुपीज डिप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर। ये डिप्रिसिएशन आपको अकाउंटिंग में कैलकुलेट करना। तो
ये तो 9,000 आ गया। अब इनकम टैक्स में क्या बोला था, तो यहाँ पे वैसा ही और एक ऐसा मिलकर 10 आ गया। अब इनकम टैक्स का मानना है कि ये जो डिप्रिसिएशन है एज पर आईटी रूल्स, इनकम टैक्स में रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑलरेडी दिए गए हैं, उसकी लाइफ कितनी भी होने दो, हम आपको इसका एक डिप्रिसिएशन रेट देंगे और उसी को आपको फॉलो करना है। लेट्स से डिप्रिसिएशन रेट इज 10%। इनकम टैक्स क्या बोल रहा है, डिप्रिसिएशन का रेट कितना होगा, 10%, और उस हिसाब से इस 10 के बदले 6 आ रहा है कैलकुलेशन करके जो भी है। तो अकाउंटिंग के हिसाब से डिप्रिसिएशन कितना, 10, और पीजीबीपी बोल रहा है बाकी सब कुछ सही है, डिप्रिसिएशन गलत है। इनकम टैक्स का डिप्रिसिएशन एज पर द रूल्स इज 6 रुपीज। तो बताइए इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्सेबल प्रॉफिट कितना आएगा। अकाउंटिंग का कितना था, 60 रुपीज, दिस इज एज पर अकाउंटिंग। और प्रॉफिट अंडर इनकम टैक्स, तो आपको क्या करना है, उस टेबल में 10 को हटाना है और 6 को रखना है वहां। क्या फर्क पड़ेगा बताइए, हाउ मच द प्रॉफिट, 64। दिस इज कॉल्ड एज अ पीजीबीपी। तो अकाउंटिंग का प्रॉफिट और पीजीबीपी का प्रॉफिट ये कई बार अलग अलग होता है, बिकॉज ऑफ दिस इज द वन ऑफ द रीजन डिप्रिसिएशन। और एक रीजन मैं आपको बता देता हूँ, अकाउंटिंग में आपने कई बार, जैसे आप शुरुआती करते हो, मैं एंट्री पूछता तो आप बोलते हो कैश अकाउंट डेबिट या कैश को क्रेडिट। तो अकाउंटिंग में कहीं पर भी कैश पेमेंट और रिसीट को रिस्ट्रिक्शन नहीं, पर इनकम टैक्स में है कि कोई भी एक्सपेंसेस का पेमेंट कितना है, 10,000 से ज्यादा आप कैश में नहीं कर पाओ। मान लो ऊपर जो 20 लाख है ना, ये 20 रुपया, इसमें से 5 लाख का जो पेमेंट है वो आपने कैश में किया था, जो इनकम टैक्स में अलाउड नहीं। तो पीजीबीपी में इसका 20 लाख है, इनकम टैक्स में कितना अलाउ होगा, अगर इसमें से 5 अलाउ नहीं है तो इनकम टैक्स में ये कितना होगा फिर, 15। कैसे आया, समझ में आया। टोटल अकाउंटिंग एक्सपेंसेस इज 20, उसमें से जो कैश में आपने खर्चा किया है वो 5 लाख का किया है, जो इनकम टैक्स अलाउ नहीं करता है। मतलब इनकम टैक्स के हिसाब से एक्चुअल खर्चा कितना आपका, सिर्फ 15। चलो मैं इसको भी रिप्लेस कर देता हूँ 20 के। अब बताइए आपका प्रॉफिट कितना, जो 64 था वो भी चेंज हो जाएगा। अब 5 रुपए से अब कितना हो गया, 70, खर्चा कम हो गया, नाउ यू आर 69। So as per accounting, what is the profit? 60 rupees. And as per income tax rules or provision, what is the profit? 16। तो ये हो गया, हमने नया P&L अकाउंट बना। लॉ बोल रहा है ऐसा नया P&L अकाउंट मत बनाइए, अब इसी टेबल में इसको डालते हैं, कैसे करेंगे आप। नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट मैं लिखूंगा 60। एड व्हाट, एक्सपेंसेस डिसअलाउड और इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस, मतलब items already debited in P&L account but not eligible for reduction। ऑलरेडी डेबिटेड है बट इलिजिबल नहीं है, तो क्या क्या है उसमें से, एक तो हमारा 5 रुपया वो जो कैश में किया था, और डिप्रिसिएशन कितना अलाउड नहीं था, यहाँ पे 6 अलाउड नहीं था, मतलब ये 4। व्हाट इज डिसअलाउड, आउट ऑफ 10 रुपीज डिप्रिसिएशन 6 इज अलाउड एंड 4 इज नॉट अलाउड। और फिर आगे तो था, ये इनकम से रिलेटेड होगा, लेस इनकम क्रेडिटेड, ये तो है नहीं अभी, सब एज इट इज है, ये भी नहीं है। सो व्हाट इज योर कंक्लूजन, समझ में आया। सो इस टेबल को फॉलो करके हमें अकाउंटिंग के प्रॉफिट से लेकर कहां तक पहुंचना है, पीजीबीपी तक पहुंचना है, ठीक है। ऐसी चीजें आपने बैंक रिकंसिलेशन में भी बनाई होगी, बैंक रिको, क्लोजिंग बैलेंस एज पर बैंक बुक, कैश बुक, कैश बुक, और कैश बुक से कहां पहुंचते हो आप,
पासबुक तक, एड लेस करते हो, चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट अकाउंटेड, उसको कहा था रिकंसिलेशन। पर यहाँ रिकंसिलेशन नहीं, आपको अकाउंटिंग के प्रॉफिट से पीजीपीपी के प्रॉफिट तक पहुंचना। तो सवाल ये आता है, फिर कोई सवाल ये पूछेगा सर अकाउंटिंग के तो सारे खर्चे हमें बताएं, पीजीपीपी में कौन से खर्चे अलाउड है कौन से नहीं है ये आप बता दीजिए, तभी हम ये प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। लॉ ने बोला ठीक है मैं बताना चालू कर देता हूँ। तो ये शुरू किया उन्होंने सेक्शन नंबर 30 से, कि विच आर द एक्सपेंसेस अलाउड एज पर द इनकम टैक्स रूल्स। इसकी अभी लिस्ट चालू होगी। पहली लिस्ट देखो क्या है, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस फॉर, ये रिवेन्यू एक्सपेंसेस होना चाहिए, ये ध्यान रखना। क्या ये अकाउंटिंग में अलाउड है? अकाउंटिंग में भी अलाउड है और इनकम टैक्स में भी अलाउड। मतलब जरूरी नहीं कि हर बार चेंज होगा, काफी बार तो सेम ही होगा। तो पहला आपका खर्चा हो गया रिवेन्यू एक्सपेंसेस रिलेटेड विद द बिल्डिंग। दूसरा देखो क्या है, हाँ दूसरा खर्चा रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर, ये भी अलाउड। व्हाट अबाउट इन द अकाउंटिंग? अकाउंटिंग में ये अलाउड होता है, कहाँ लिखते हो आप इसे? P&L अकाउंट डेबिट साइड। नाउ क्वेश्चन arose, व्हाट अबाउट द रेंट ऑन फर्नीचर? फर्नीचर रेंट पे लाया, वेदर इट इज अलाउड इन अकाउंटिंग? पहले अकाउंटिंग बात करते हैं। अलाउड, वेयर विल शो रेंट ऑन फर्नीचर, P&L अकाउंट डेबिट साइड। व्हाट अबाउट इनकम टैक्स, है क्या अलाउड? अच्छा अलाउड होना चाहिए ऐसा लग रहा है आपको? इनकम टैक्स में भी अलाउड तो होना ही चाहिए, अकाउंटिंग में तो अलाउड है, एज वेल एज इनकम टैक्स में भी अलाउ होना चाहिए, बट यहाँ पे नाम नहीं लिखा हूँ कहीं पर, शायद भूल गए हो। तो यहाँ का वर्डिंग सेम ऊपर की तरह ही होना चाहिए था, रेंट रिपेयर्स, वैसा नहीं है। तो ये लिस्ट देते जा रहे हैं आसो आपको एक्सपेंसेस की, विच इज स्टार्टिंग विद द सेक्शन 30। बट ये कितनी लिस्ट होती है? बहुत बड़ी इनडेफिनेट एक्सपेंसेस की लिस्ट हो सकती है। तो लॉ ने बोला ये पूरी लिस्ट हम नहीं दे पाएंगे, एन नंबर ऑफ एक्सपेंसेस आते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक सेक्शन बनाया, सेक्शन 37। चलो उसके लिए आपको आना है पीछे, थर्टी सेवन वन, यू कैन पेज नंबर 100। इंपॉर्टेंट, ये सेक्शन पे आपको जाना कब है? देखो ऊपर सेक्शन 30 से लेकर 37 तक इनकम टैक्स लॉ ने खुद बोला है कि कौन कौन से खर्चे अलाउड है एज पर इनकम टैक्स लॉ। मान लो उसमें से अगर कुछ छूट गया कि वो इस एक्सपेंस का नाम ही नहीं है, तो उसको आपको कहाँ लेना है, कवर अप करना है, जनरल डिडक्शन। तो यहाँ पे अगर ऊपर जैसे हमारे यहाँ पर रेंट ऑन फर्नीचर था क्या? नहीं था। अगर ये यहाँ पर वो रेंट ऑन फर्नीचर की सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाती है तो अलाउड। देखते क्या क्या है जो आप खर्चा करो। जस्ट थिंक अबाउट रेंट ऑन फर्नीचर, वेदर दिस एक्सपेंसेस इज रियल, एक्चुअल खर्चा हुआ है क्या रेंट पे भी किया था, नोशनल था क्या ऐसे ही लाया होता तो कितना रेंट होता, नहीं, इट इज एक्चुअल और रियल। दूसरा, वेदर सच एक्सपेंसेस होनली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस, ठीक है वो प्रूव कर दिया तो दूसरा भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है। थर्ड, वेदर इट इज इनकर्ड ड्यूरिंग द पीवाई, करंट ईयर 23-24 में हुआ है क्या? यस। नॉट अ पर्सनल, हाँ नहीं ऑफिस में ही खर्चा हुआ है। कैपिटल नहीं होना चाहिए। व्हाट अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो कहाँ लिखोगे इसको? P&L में लिखते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को, तो कहाँ लिखते हो आप?
बैलेंस शीट में असेट साइड में लिखते हैं और फिर हम उसका डिप्रिसिएशन क्लेम करते हैं। तो यहाँ पे लॉ भी बोल रहा है कि रेवेन्यू होना चाहिए तो हम पीएनएल में क्लेम करेंगे। और ये बहुत जरूरी है, इट मस्ट बी लॉफुल, इलीगल खर्चा नहीं होना चाहिए, खर्चा इलीगल नहीं होना चाहिए, इनकम चलेगा। सो फर्नीचर रेंट पे लाना ये इलीगल है क्या? लीगल ऑफिशियली। तो आपका रेंट ऑन फर्नीचर ये सारी कंडीशंस फुलफिल कर देता है, ये सारी एक साथ होनी चाहिए, देन इट इज अलाउड। सो एनी एक्सपेंडिचर विच इज इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू विच इज रिलेटेड टू बिजनेस, जो ऊपर के लिस्ट में नहीं है वो सारे अलाउड, चाहे वो कोई भी खर्चा होगा तो मोस्ट। तो हमारा रेंट ऑन फर्नीचर यहाँ पर फिट हो गया, दिस विल बी अलाउड एज एक्सपेंडिचर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सम अदर एक्सपेंसेस। जैसे मान के चलो, व्हाट अबाउट दिस फैन वेदर इट इज रिक्वायर्ड इन द क्लासरूम, नहीं होंगे तो। बेंच भी नहीं है मान लो, नीचे बैठ के ऐसे मस्त। सो अगर मान लो हमने रेंट पे लिया, ये फैन लिए होंगे या बेंच परचेस किया, वेदर इट इज रिलेटेड टू बिजनेस, ये सारी कंडीशंस देखो आप फुलफिल करेगा ये, खर्चा भी हो रहा है बिजनेस के लिए, जरूरी भी। आप बोलोगे सर पाँव दुखने लगे नीचे बैठ के, चेयर दे दो, नहीं तो कुछ भी दे दो, लेकिन ऐसा ऊपर बैठेंगे, लिखने भी नहीं आ रहा है वो। आप इमेजिन करके देखो, अभी आपकी आदत वो चली गई होगी बचपन में, ऐसे नीचे बैठ के लाठी मार के लिखना है आपको ऐसे। मैं तो खड़ा रहूंगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। पहले ये फैन नहीं हुआ करते थे, आज फैन नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। एसी भी लगाया आपके लिए। सो ऑल दिस एक्सपेंसेस आर रिक्वायर्ड, कहीं ना कहीं जरूरी। योर नोट्स ये भी आपके लिए जरूरी है। व्हाट अबाउट क्लीनिंग, साफ सफाई गरजेची आहे का तुम्हाला? तुम्हाला काय भरपूर बहुत कचरा आ जाएगा तो पता नहीं क्या क्या चूहे वगैरह सब निकल के आएंगे, तो आप बोलोगे नहीं सर क्लास क्लीन करवाओ। सो क्लीनिंग इज ऑल्सो रिलेटेड टू बिजनेस। फेस्टिवल्स, रिसेंटली वी हैव सेलिब्रेटेड फेस्टिवल रिलेटेड टू बिजनेस। वी अज्यूम दैट गणपति बप्पा आए थे, फिर हमने सब 10 दिन आरती वगैरह की, काफी सारे एडमिशंस भी हो गए उस पीरियड में, बच्चे खुद लाके फीस दे रहे हैं, अभी मांगना भी नहीं पड़ता है। तो ये फेस्टिवल के कारण हमारे बहुत सारे बेनिफिट्स हो गए। तो द एक्सपेंडिचर ऑन दिस फेस्टिवल, रोज मिठाई आ रही है, बच्चे भी खा रहे, रोज खुश हो जाते हैं। सो इफ स्टूडेंट्स आर हैप्पी वी आर हैप्पी। सो वेदर दिस इज रिलेटेड टू बिजनेस, वी कैन से यस दिस इज रिलेटेड टू बिजनेस एंड वी कैन क्लेम एज अ एक्सपेंडिचर। तो हम क्लेम कर सकते हैं, और इसमें इलीगल तो कुछ भी नहीं है, लीगलिटी इंपॉर्टेंट है। अभी कल अगर हम ऑफर चालू करते सबको एक एक बाटली मिलेगा तो एडमिशन बढ़ भी गया और सबको बाटली भी मिल रही है, हर महीने एक एक मिलेगी सो दिस इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ स्टूडेंट, और नोट्स के साथ वो दी जाता है। अब ये ऐसा देना ये लीगल है क्या? ऑफिशियली इट्स नॉट, बेचा भी नहीं हमने, हम तो बोलेंगे सर हमने कहाँ बेचा, हमने तो फ्री में दिया, बट ये देना भी आपको अलाउड नहीं, इट इज इलीगल। तो इस पे आपने जो भी खर्चा किया है वो सारा के सारा क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। मे बी यू विल से सर बाटली दोगे तो ही हम एडमिशन लेंगे, तो मे बी रिलेटेड टू बिजनेस तो है, बट कौन सी चीज मिसिंग है इसमें, लास्ट वाली, इट्स नॉट अ लॉफुल। तो कई बार आपके लीगल बिजनेस में कई बार इलीगल एक्सपेंसेस होते हैं। लेट्स से अनदर टूर्स ट्रैवल्स का बिजनेस लीगल है, इलीगल है, ऑफिशियली सब लाइसेंस गाड़ियां सब ओके, इंश्योरेंस पीओसी सब है, बिजनेस इज लीगल टूर्स ट्रैवल्स का। बट मान लो वो क्या हो गया, टूर्स ट्रैवल्स बिजनेस में कई बार उनको पकड़ लेते हैं या सिग्नल क्रॉस हो जाता है, तो मामा साइड में लेता है, हाँ बोलता है चल ये दिखा वो दिखा, वो सब कुछ है उसके पास तब ज्यादा फाइन नहीं ले सकता, बट उसने सिग्नल क्रॉस किया, चल दे चल 500 रुपये रख पीछे के जेब में ऐसा। तो उस टूर्स ट्रैवल्स वाले ने उसकी जेब में 500 रुपये पीछे से रख दी वो है ना ऐसे एक्चुअल में वो
पुणे का ही इंसिडेंस था, वो हाथ में नहीं लिया मैंने, वो तो उसने रख दिया, मैं क्या करूं। अब वो टूर्स ट्रैवल्स वाला वापस आएगा ऑफिस में और अकाउंटेंट को बोलेगा हाँ आज 500 रुपए का खर्चा हुआ है तो एंट्री कर, अकाउंटेंट कर देगा एंट्री, बीकॉम वाला है वो। तो ही विल से कौन सा एक्सपेंस डेबिट करोगे इसको, हेड ऑफ इनकम, क्रेडिट तो कैश, वो तो ठीक है, वो मैंने बता दिया। डेबिट किसे करोगे, कुछ नहीं आया तो मिसलेनियस एक्सपेंस, चलो डाल, तो कोई भी हेड दे दो, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मामाज अकाउंट डेबिट, सिग्नल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। हमारे रिसेंटली एक अकाउंटेंट ने अंडर टेबल एक्सपेंसेस लिख दिया था, सच में लिखा था मेरे पास, वो प्रिंट आउट है, उसने वो मेल ही कर दिया, नहीं बोला ले जा, कैबिनेट उसमें आया था अंडर टेबल एक्सपेंसेस 1 लाख 2 लाख 3 लाख। मैंने ऐसे पूछ लिया टेबल के नीचे से क्यों दिया। तो मैंने क्लाइंट को सामने ही बैठा था, उसको ही दिखा दिया, इतना झाड़ा उसको, वो बोला कल से मत आ दो अकाउंटेंट। मैंने बोला जाने दो सर, वो आपके लिए किया होगा, विल मैनेज दिस, डोंट वरी, मेरी वजह से किसी की नौकरी ना जाए, मतलब उसको नहीं बताना था मुझे इतने अंडर टेबल गए। ठीक है जाने दो, इट्स ओके सर, उसको मैं बोलता हूँ कि रिवाइज करके। तो अंडर टेबल एक्सपेंसेस ऐसा लिखा हुआ है स्पेसिफिकली लेजर का नाम। तो ये अंडर टेबल वाला रिलेटेड टू बिजनेस तो है, जैसे आपको पता है गाड़ी है क्रॉस हो जाती है, इंस्टेड ऑफ पेइंग 2000 ऑफ रुपीज फाइन, तो ड्राइवर क्या सोचेगा 500 रुपए में काम हो रहा है खत्म कर दो, तो पैसे तो उसने बचा लिया, रिलेटेड टू बिजनेस भी है, बट इट्स व्हाट, ड्राइव देना अनलॉफुल है, ये अंडर टेबल है, कोई भी पेमेंट करना ये क्या है, अनलॉफुल है, दिस इज नॉट अलाउड एज एक्सपेंस। ये आपको पीएनएल में तो आप लिखोगे, लेकिन पीजीबीपी निकालते समय ये क्या हो जाएगा, डिस अलाउ हो जाएगा, अकाउंटिंग में अलाउड, इनकम टैक्स में डिस अलाउड। डन, किसी को डाउट इससे रिलेटेड, चलो नाउ कम टू सेक्शन 32, डिप्रिसिएशन, ये थोड़ा सा बड़ा है। तो ये देखो ये डिडक्शन की लिस्ट चल रही, हम इनकम टैक्स को खुद ही पूछ रहे हैं, सर आप ही बता दीजिए कि कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं कि जो अलग होने वाले हैं। तो उन्होंने पहला कौन सा बताया, सेक्शन 30, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स, इंश्योरेंस ऑफ व्हाट, बिल्डिंग। दूसरा रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी प्लांट फर्नीचर। फिर हमने बोला व्हाट अबाउट द रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर, तो यहाँ नहीं है स्पेसिफिकली, बट एक लास्ट में जनरल है, सेक्शन 37 में कवर हो रहा है क्या, तो अलाउड। अगला है सेक्शन 32 विच इज डिप्रिसिएशन, इसको स्टार भी कर देना, इसके ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन में एग्जाम भी आता है, जो भी है सिर्फ डिप्रिसिएशन पे आएगा या पूरा पीजीपीपी पे भी आ सकता है। So if you want to claim the depreciation, you have to refer this provision. So why the depreciation is calculated, क्यों कैलकुलेट करते हैं, वहां पे लिखा है डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, को खरीदने के बाद उसकी वैल्यू धीरे 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 कम होती रहती, तो हम पूरा तो क्लेम नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या लेते हैं हम, डिप्रिसिएशन। और अकाउंटिंग में डिप्रिसिएशन आपने फॉर्मूला ऑलरेडी बताया, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय। अगर आपको डिप्रिसिएशन क्लेम करना है तो कंडीशंस है दो, ये सब इनकम टैक्स का दिख रहा है, पहली you must owe the asset, and second that asset is used for what, can our academy claim a depreciation on this building, क्यों नहीं कर पाएगी, हम ओनर नहीं, ओनर वो ऊपर वाले हैं अंकल, तो वो क्लेम कर सकते, लेकिन हम नहीं क्लेम कर पाएंगे क्योंकि हम इसके ओनर नहीं। एसी का डिप्रेसिएशन हम ले सकते हैं, पूछना पड़ेगा लेकिन सर को एक बार, आप ओनर हो या नहीं। तो यहाँ पर देखो यूजुअली जो असेट्स होगी ये दो ही टाइप वाली होगी, एक तो खुद ओ की होगी, तो ओन करेंगे तो क्या लेंगे हम, डिप्रेसिएशन, और दूसरा हो सकता है कि टेम्परली लाया होगा तो क्या होगा, वो रेंट पे होगा, तो उसका हम रेंट क्लेम कर सकते हैं, जैसे उस दिन वो ढोल या कुछ मशीन लाया होगा साउंड वाला, वो उसका पता नहीं पैसा दिया कि नहीं, सोनी तो साउंड बॉक्स,
नाही दिलं ना रेंट. मान लो अंकल ने होने के बाद मांग लिया होता. काहीतरी नारळ श्रीफळ 500 रुपये. तो 500 रुपये अगर उनको पे किए होते दैट वी कैन सेट द हायर चार्जेस फॉर 1 डे, वो हम क्लेम कर सकते हैं विच इज ऑफिशियल ऑल्सो. तो आपको असेट पे डिप्रिसिएशन लेने के लिए आप ओनर होने चाहिए. एंड व्हाट इज सेकंड वन? इट इज यूज्ड फॉर अ बिजनेस और अ प्रोफेशन. ये दोनों चीजें प्रूव कर दोगे तो आप डिप्रिसिएशन ले सकते हो. अब ओनर में यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया. व्हाट इफ यू को ओन द असेट? एक ही असेट के दो ओनर है, एन इक्वलेंट ओनर, तो आप क्या करोगे? विल क्लेम अ डिप्रिसिएशन. बट कैसे? पूरा नहीं ले पाएंगे, हाफ हाफ ले लेंगे अगर इक्वल ओनर है. तो कई बार ऐसा होता है कि दो क्लास के बीच में एक असेट रखी जा सकती है, लाइक से जेरोक्स मशीन. हमें अकेले के लिए भी इतना नहीं लगता, तो मान लो दो क्लास ने मिलकर एक जेरोक्स मशीन ले लिया, कंबाइन अमाउंट इन्वेस्टेड, और बोला कि जब हमें जेरोक्स निकालेंगे तो हम निकालेंगे वरना आप निकालेंगे. तो इफ यू आर अ को ओनर यू आर एलिजिबल फॉर डिप्रिसिएशन, बट आपको प्रोपोर्शनेटली डिप्रिसिएशन लेना. व्हाट इफ यू हैव परचेज द असेट ऑन हायर परचेज, नथिंग बट इट इज ऑन इंस्टॉलमेंट, तो भी हम डिप्रिसिएशन ले पाएंगे. हायर परचेज नथिंग बट अ परचेज, तो आप ले सकते हो फ्रॉम डे वन. तो पहले दिन से ही आपको लेना है. यू हैव नॉट यू कैन नॉट वेट टिल द लास्ट इंस्टॉलमेंट. हाँ, ये इंपॉर्टेंट है. कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन अ प्रॉपर्टी बाय द लेसर. हमने यहाँ पर क्लास में देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया इनडायरेक्टली. जैसे पार्टीशन, ये वन टाइम का 1 साल का खर्चा है क्या? ये प्रॉपर्टी लीज पर, और उसमें जो खर्चा किया है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर. जैसे पार्टीशन में मान लो 1 लाख रुपए खर्चा हो गया, तो ये पार्टीशन तो हमारा खुद का है. सो वी कैन क्लेम द डिप्रिसिएशन ऑन दैट 1 लाख कंपोनेंट. मान लो वहां पे दीवार बनाई गई हुई थी, तो हम उसको बिल्डिंग के अंदर डाल देते थे और हम उसके ऊपर 10% डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते थे. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन अ लीज प्रॉपर्टी. कई बार ऐसा होता है कि कई बार देखो जो ऑफिस की हाइट है वो डबल हाइट होती है, लाइक इन माय ऑफिस, तो ये हाइट ज्यादा है, तो हमने क्या किया, ओनर ने नहीं करवा के दी थी, तो यहाँ पर हमने एक पार्टीशन डाल के एक 2-2.5 लाख रुपए खर्चा करके हमने वो एक्सटेंड कर दिया डबल हाइट्स. सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? कैपिटल एक्सपेंडिचर इन विच प्रॉपर्टी? लीज्ड प्रॉपर्टी. सो वी कैन क्लेम अ डिप्रिसिएशन. वो रिवेन्यू है क्या? क्या होता है मीनिंग ऑफ द रिवेन्यू एक्सपेंसेस? लास्ट बैच में मैंने पूछा था. हाँ, और उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन भी किया था. इफ वी आर परचेजिंग द स्पून, देन वेदर इट इज अ कैपिटल और रिवेन्यू. अभी नए बच्चों को पूछते हैं. या एक स्टील की थाली आता पूजेला लागणार होती म्हणून सर म्हणते जाऊ विकतच घेऊन ये, किंवा असेल पण आपल्याला अजून ती स्टील की थाली, उसके ऊपर चम्मच और एक कटोरी, ये सब मिलकर सर ने मान लो 200 रुपए में खरीद के लाया, 200 रुपीज. वेदर दिस कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू. और उस थाली वाले ने गारंटी दिया है सर 10 साल कुछ नहीं होगा इस थाली को, चम्मच को और कटोरी को. हाँ, रुचि काहीतरी म्हणत होता. आपके घर में भी होंगे ना बर्तन 10 सालों से, कुछ नहीं होता उस. हाँ, यस. वाई? तो क्या क्राइटेरिया लगाना आपने रिवेन्यू के लिए? मतलब कितनी बड़ी? जैसे कितनी बड़ी? हाँ, ह्यूज मतलब कितनी बड़ी, उन्होंने इंग्लिश करके बता दी. बड़ी अमाउंट मतलब कितनी? ह्यूज अमाउंट. हाउ विल आइडेंटिफाई वेदर इट इज ह्यूज अमाउंट और स्मॉल अमाउंट? मेरे हिसाब से 200 रुपए बहुत बड़े. हाँ, तो बोला ना 10 साल की गारंटी है, थाली को कुछ नहीं होगा. तो कैपिटल क्या बताया था सर ने लास्ट टाइम? मैं भूल गया. कपिल सर को पूछा था ना हमने, अकाउंटिंग वाला पूछा था, वो तो मैं यहाँ पे बताऊँ. विचार लो था ना तुम्हें. आज पूछ लेना, आज लेक्चर है. ठीक. तो अभी मैं भूल गया, रिसेंटली कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह बदल गए होंगे. प्रैक्टिकली मुझे पता नहीं 200 रुपए थाली के साथ आप क्या करोगे, सच में पूछ के मुझे बता देना.
कुछ आया अपडेट? ह्यूज अमाउंट में बोलूंगा 200 रुपये मेरे लिए ह्यूज भी हो सकता है, तो डिपेंड्स ऑन द प्रोस्पेक्टिव ऑफ द क्लाइंट। ठीक है, तो ये ह्यूज अमाउंट होगी तो आप बोलोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर और उस पर हम डिप्रिसिएशन क्लेम करोगे। छोटी सी अमाउंट होगी, स्मॉल अमाउंट होगी, सो विल से इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंसेस। सिर्फ मुझे वो बता देना व्हाट इज ह्यूज एंड व्हाट इज स्मॉल। ठीक, 53 इज ऑलरेडी डन। ये हमारा हाउस प्रॉपर्टी में हो गया कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, वी एक्वायर द प्रॉपर्टी। यूजुअली इट हैपेंस इन केस ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे हम कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, हमने खरीद भी लिया, पैसा भी दे दिया, सिर्फ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बाकी है, तो भी हम ओनर माने जाते हैं और डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूज को डिवाइड किया गया है, पैसिव यूज वर्सेस, क्या होता है ये मुस्कान, पैसिव एंड एक्टिव यूज? कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, कोशिश भी मत करो ढूंढने की। हाँ, पैसिव यूज और एक्टिव यूज। और पैसिव मतलब रेयरली, जैसे हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ है कि जो रेयरली यूज होता होगा, वो पीछे जो बेंच पड़े ना उल्टे, उस पर आप अभी तो बैठ नहीं पाओगे एज इट इज। तो फिर क्यों रखा है? मैं सर को बोलूंगा सर कभी जरूरत पड़ गई, थोड़े बच्चे पड़ गए तो उठा के यहाँ रख देंगे, फिर यहाँ बिठा देंगे। तो एक्चुअली मान के चलो ये बेंच खरीदा गया है पहले साल में और उसको ऐसे उल्टा रखा गया पूरे साल भर, एट द एंड ऑफ, मैं बोलूंगा सर इसका तो यूज हुआ ही नहीं, कोई बैठा ही नहीं उसके ऊपर, सो वेदर आई कैन से इट इज यूज्ड, तो देखा जाए तो नो, एक्टिव यूज नहीं हुआ है, बट आई विल से इट इज अ पैसिव यूज। सर रेडी टू यूज रखा है, कभी भी कोई बच्चा आ गया एक्स्ट्रा उठा के यहाँ रख देनी, तो किसी बोलना सर मुझे बहुत नजदीक बैठना है, फ्रंट रो में ही बैठना है, सो वो अरेंजमेंट यहाँ पे हो सकती है और अब वो एक्टिव यूज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप दोनों के लिए भी एक्टिव यूज या पैसिव, कई बार एसी होती है तो हो सकता है कि नॉर्मल क्लाइमेट बहुत अच्छा है, पूरे साल भर अच्छा खासा है, तो हमने कभी एसी को चालू ही नहीं किया, तो भले ही एक्टिव यूज नहीं है एसी का, बट क्या है, पैसिव यूज तो है, सो वी कैन क्लेम अ डिप्रिसिएशन। मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द डिप्रिसिएशन, यहाँ पे आती है ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम। अच्छा मुझे बताइए अकाउंटिंग में कितनी मेथड ऑफ अकाउंटिंग ये डिप्रिसिएशन है? मेनली एक डब्ल्यूडीवी मेथड और दूसरी एसएलएम। डब्ल्यूडी में क्या होता है, पहला ईयर का कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन, जो क्लोजिंग बचेगा उसके ऊपर अगले साल में डिप्रिसिएशन आता है। और एसएलएम में क्या होता है, हाँ, कि ओरिजिनल कॉस्ट पे ही हर साल हम स्पेसिफिक रेट से डिप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, यूजुअली डिप्रिसिएशन हमेशा सेम होगा। सो यहाँ पर भी दो मेथड ऑफ अकाउंटिंग है, एसएलएम भी है और डब्ल्यूडीवी भी है। एसएलएम जो मेथड है वो सिर्फ एक ही टाइप वाले इंडस्ट्री को अप्लाई होती, जैसे कहाँ गया, कौन सी इंडस्ट्री है वो, पावर जनरेटिंग कंपनी, हाँ ये रहा, जस्ट मैं हाईलाइट करके रखा हूँ, दिस इज ऑन पेज नंबर 88, एसएलएम बेसिस, दिस इज फॉर पावर यूनिट। मतलब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है सब लोगों को। पावर जनरेटिंग कंपनी या पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जिससे हमारे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, कौन सप्लाई करता है अभी, एमएससी भी बोलते हैं, या जो अभी रिसेंट नाम है एमएससी डीसीएल कंपनी लिमिटेड। मुंबई में देखने जाओगे तो टाटा भी है, अदानी भी आ गया है, रिलायंस भी है, तो ये सारे लोग इस सेक्टर वाले हैं। तो उनके वहां पर जो भी मशीनरीज वगैरह यूज होती होगी या जो भी एसेट्स है, उनके लिए वो एसएलएम भी यूज कर सकते हैं। मतलब इन लोगों के लिए ऑप्शन क्या है, यहाँ पे लिख देना है ऐसा, और ना बोलोगे मैंडेटरी, ऐसा नहीं है, द ऑप्शन इज देयर इस यूनिट के लिए, या तो वो एसएलएम भी यूज कर सकते हैं या रिटर्न डाउन वैल्यू भी यूज कर सकते हैं डब्ल्यूडी में। व्हाट अबाउट द अदर इंडस्ट्री, कंपलसरी डब्ल्यूडी मेथड ही आपको फॉलो करना है और वहां पर भी ब्लॉक ऑफ एसेट कंसिडर हो। नाउ कमिंग बैक, ब्लॉक ऑफ एसेट,
दिस इज हैपन्स इन केस ऑफ रिटर्न ऑन वैल्यू। ये सिर्फ WDV में अप्लाई होता है। सो रिटर्न ऑन वैल्यू का मतलब क्या है कि जो डिप्रिसिएशन के बाद वैल्यू आएगी उसके ऊपर अगले साल डिप्रिसिएशन आएगा। अब हम अकाउंटिंग में देखो क्या करते हैं, पता नहीं आप कैसे कॉलम बनाते हैं। जब डिप्रिसिएशन में मान लो 5-6 एसेट्स होती है, सो यू आर प्रिपेयरिंग 5-6 कॉलम्स। अब मान लो फर्नीचर के अंदर ही 2 बार परचेस किया गया, तो क्या करते हो आप, वहां पे भी 2 अलग अलग कैलकुलेशंस होते हैं। तो यहाँ पे लॉ ने बोला है कि ऐसे अलग अलग हम असेट्स को डिवाइड नहीं करेंगे, विल हैव अ ब्लॉक, एक कंबाइंड ग्रुप होगा असेट्स का, और ये यहाँ पे दिया गया। जैसे मान के चलो बिल्डिंग है, बिल्डिंग में 3 ब्लॉक होंगे, एक 5% वाला विच इज अ रेसिडेंशियल, एक है जो बिजनेस में यूज होता होगा वो 10%, एंड टेम्पररी स्ट्रक्चर्स और इरेक्शंस इज 40%, या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वाले होंगे उनके लिए 40। तो बिल्डिंग में 3 टाइप वाले ब्लॉक होंगे, सिर्फ कोई नया ब्लॉक नहीं होगा, 3 ही। तो तीनों में फर्क समझ लो। पहला है बिल्डिंग में रेसिडेंशियल, लेट्स से द टाटा मोटर्स, उनका मेन बिजनेस क्या है, व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, मे बी कमर्शियल होगी या प्राइवेट पर्पस व्हीकल होगी। उन्होंने मान लो 4-5 ना फ्लैट खरीद के रखे कंपनी ने फॉर गेस्ट, कोई भी बाहर से गेस्ट आता है, कोई कस्टमर आता है, तो उनको वहां पे वो स्टे के लिए अकोमोडेट कर देते हैं। कैन आई से दिस फ्लैट परचेज इज रिलेटेड टू अ बिजनेस, कंपनी के फ्लैट है, वहां पे कौन रहता है, कंपनी के क्लाइंट्स वगैरह जो भी आते हैं उनको वहां पे रिलेटेड टू बिजनेस है। यस, तो यहाँ पर उस फ्लैट पे अगर आपको डिप्रिसिएशन लेना है, इट इज एक्टिवली यूज्ड आल्सो एंड ओन्ड आल्सो, तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना होगा, रेसिडेंशियल ऐसे जहां पर भी होगा, जैसे फ्लैट्स होगा, बंगलो होगा। व्हाट इफ इट इज अदर देन रेसिडेंशियल, मतलब यहाँ पे आ जाता है, आपको लिखना होगा, तो फैक्ट्री बिल्डिंग या ऑफिस बिल्डिंग, इसके ऊपर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% है। आप देखोगे तो रेसिडेंशियल की लाइफ थोड़ी ज्यादा होती है, कमर्शियल की कंपेयरली थोड़ी सी कम होती है। तो फैक्ट्री बिल्डिंग होगी या ऑफिशियल यूज के लिए आपने प्रॉपर्टी को परचेस किया, द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन वुड बी 10%। और बच गया कौन सा फिर, 40%। जैसे कई बार देखो आपने कई स्कीम का, बिल्डिंग का अगर प्रोजेक्ट देखा होगा, तो उसके बाद एक ऑफिस बनाया जाता है, और जैसे वो बिल्डिंग खत्म हो जाती है, द होल ऑफिस डिमोलिश्ड, पूरा तोड़ दिया जाता है, फर्नीचर वगैरह निकाल। तो ये क्या है, टेम्पररी स्ट्रक्चर है जो 3-4 साल तक या 5 साल तक चलेगा, फिर हम डिमोलिश करते हैं। कई बार वुडन का भी स्ट्रक्चर वो बना देते हैं। तो इन सारी चीजों का लाइफ कम है, इसलिए रेट ऑफ डिप्रेशन कितना होगा, 40%। 2 साल होगा तो भी 40, 4 साल होगा तो भी 40%। फर्नीचर, ऑल टाइप्स ऑफ फर्नीचर, सिर्फ सिंगल ब्लॉक। अब ये ब्लॉक का मतलब देखो क्या होगा, जैसे यहाँ पर तक हमने बिल्डिंग में देखे 3 ब्लॉक है, जैसे ब्लॉक, ये 3 डब्बे, बकेट बनाना चाहता था बट नहीं बना, वो डब्बा बन। अब क्या करोगे, कोई भी बिल्डिंग खरीदनी है ना तो आपको, तो इन तीनों बकेट में ही डालनी है। जैसे आपने मान लो कि 2 फ्लैट खरीद लिए, तो वो कौन से परसेंट में जाएगा, 5% वाला एक है, ये 10% वाला है, और एक 40%। जैसे कंपनी 2 फ्लैट खरीद लेती है, आपको वो उठा के कौन से ब्लॉक में डालना है, यहाँ पर डालना, 5% में डालना है, जो भी उसके 1-2 करोड़ रुपए प्राइस। कोई ऑफिस खरीद लिया तो कौन से बकेट में डालोगे, 10%, और कोई टेम्पर स्ट्रक्चर बनाया होगा तो 40%। अब मुझे बताइए पहले वाले बकेट में ऐसे कितनी बिल्डिंग्स हो सकती है या फ्लैट्स हो सकते हैं, इंडेफिनिट पीरियड। तो 10 फ्लैट खरीद लिए तो टाटा जैसी कंपनी तो हजारों फ्लैट खरीद सकती है, तो हजारों के हजारों फ्लैट्स आपके एक ही बकेट में होंगे और एक ही कॉलम बनेगा डिप्रिसिएशन।
तो यहाँ पर ये ब्लॉक दिए गए हैं। तो काउंट करो जरा कितने ब्लॉक हो रहे हैं, देखो देखो एक मिनट। हाँ, मैं कैटेगरी पहले से बताता हूँ। बिल्डिंग में कितने बन गए? ब्लॉक कैसे बनाया जाता है? अंडर द सेम कैटेगरी इन सेम रेट। इसका एक ही ब्लॉक बनता है, ध्यान रखना। एक बन गया बिल्डिंग का। फर्नीचर का कितना है? एक है। हाँ, मशीनरी के कितने हैं मुस्कान? सेम रेट वाला एक ही ब्लॉक में जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये मिलकर एक ब्लॉक हो गया। हाँ यहाँ पर, हाँ ये भी है। 15-15% वाला एक। फिर ये भी एक है, ये मिलकर एक हो गया। फिर हाँ, मतलब ये एक बन गया, एक। हाँ, वो तो पूरा अलग, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी के अंदर कितने बन गए देखो ब्लॉक? 15% वाला एक है, 20 वाला एक है, 30 वाला एक है, 40, 45। सो हाउ मेनी ब्लॉक्स? 5 बन गए या 6 बने? अरे काउंट करो ना, देखो। नहीं वो तो छोड़ दो, इंटेंजिबल, फॉरगेट अबाउट द इंटेंजिबल। ये एक बन गया, दो, तीन, चार, ये पांच। तो प्लांट एंड मशीनरी जो मेन कैटेगरी है उसके अंदर टोटल 5 ब्लॉक बने, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इंटेंजिबल, ये पूरा कैटेगरी अलग है, फोर्थ हेड है। इसमें एक ब्लॉक बन गया। सो देखो कितने टोटल, ऊपर के 3, फिर एक 4, 9 और नीचे वाला एक 10। मेन ब्लॉक है, इसमें सब कैटेगरी आप बना सकते हो, बट मेन ब्लॉक सेट वाइज एंड रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। चलो मोटा मोटा इसको पढ़ लो आप एक बार। प्लांट एंड मशीनरी से ऊपर से तो पढ़ लिया हमने, नीचे वाला पढ़ लिया। अच्छे से पढ़ो, नीचे क्वेश्चन होगा इसके ऊपर कि ब्लॉक्स कितने हैं। पहले आइडेंटिफाई तो कर, वही है। एसी, हो गया साक्षी? कम टू द पेज नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 2। आपको यहाँ पे पता करना कि हाउ मेनी ब्लॉक्स एंड द वैल्यू ऑफ द ब्लॉक। कितने ब्लॉक बनेंगे, ज्यादा बनाने नहीं, जो हमारे लिमिटेड है उतने ही बनाने।
और वैल्यू भी बताना है। ब्लॉक कैसे बनाना है आपको, लेट्स से बिल्डिंग 5%, फॉर एग्जाम्पल। तो बिल्डिंग 5% में क्या क्या आ रहा है, इसमें कितनी बिल्डिंग्स आ रही हैं? बिल्डिंग 5% वाले ब्लॉक में कितनी बिल्डिंग्स आ रही हैं? ओनली वन, ये बिल्डिंग सी। तो आप लिखोगे, ब्लॉक का नाम लिखना है बिल्डिंग डैश 5%, ये लिखना है और उसके सामने उसकी वैल्यू लिखनी है। तो बिल्डिंग 5% में सिर्फ एक ही बिल्डिंग आ रही है जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 1,20,000। ये एक एग्जाम्पल मैंने बता दिया, वैसे बाकी की भी आपको बनाना। तो लिखो ऐसा, बिल्डिंग 5% डैश वैल्यू और बाकी के भी ब्लॉक। नहीं करना, सिर्फ ब्लॉक की वैल्यू। फक्त बिल्डिंग 10% ली ना, त्याच्यासमोर वैल्यू, वैल्यू हाँ एक ही लिए लाइन में लिखो, बिल्डिंग 10%। देखो नंबर ऑफ ब्लॉक्स, ध्यान दो यहाँ पर। पहला ब्लॉक कौन सा बनेगा, बिल्डिंग डैश 5%, ये पहला ब्लॉक बन गया। इसमें कितनी एसेट्स आ रही हैं, कौन सी वाली, ये वाली, हाँ जिसकी वैल्यू कितनी है, वैल्यू बताना है सिर्फ आपको, 1,00,000। ये एक ब्लॉक बन गया। और कोई बिल्डिंग का ब्लॉक है क्या, बिल्डिंग कितना परसेंट, बिल्डिंग 10%। इसमें क्या क्या आएगा देखो, 10% के ब्लॉक में ये 240 आएगा, 360, हाँ तो इसके सामने डैश करके या तो टोटल लिख दो या अलग अलग लिख देना, कितना हो गया टोटल, ये दूसरा ब्लॉक और इसकी वैल्यू। नेक्स्ट ब्लॉक प्लांट एंड मशीनरी, हमेशा कहा जाता है उसे प्लांट एंड मशीनरी, कितना परसेंट वाला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस ब्लॉक, जिसमें क्या क्या आएगा, ये 80,000 भी, और कार भी इसी ब्लॉक में आती है अगर आप ठीक से देखोगे तो, ये 220। ये ब्लू वाला पार्ट जो है वो 15% प्लांट एंड मशीनरी, 4,00,000। और कौन सा बच गया फिर, प्लांट एंड मशीनरी 30%, इसमें क्या आ रहा है, एक ही है, 1,60,000। देन चाहे वो मीटिंग हॉल का हो, रेसिडेंशियल का हो या ऑफिस का हो या फैक्ट्री का हो, एक ही जगह पर आएगा वो। फर्नीचर 10% में कितना, टोटल की जरूरत नहीं है यहाँ पर।
आज के लिए होमवर्क भी यही रहेगा, ये जो ब्लॉक वाला पार्ट है एक बार अच्छे से पढ़ के आ जाना, ठीक है। कल से फिर इसका जो कल के पार्ट में रहेगा इसके ऊपर का डिप्रिसिएशन, सेल ऑफ असेट, उसका इम्पैक्ट ये भी आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।